हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋषिकेश सर आप सबों को मैथ मैजिशियन विनय सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज जो क्वेश्चन लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मिसलेनियस और रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का। पहला क्वेश्चन आपको देखिए डिस्प्ले हो रहा है बोर्ड पे। पहला क्वेश्चन है, सीता 72 से कम सभी विषम प्राकृत संख्याओं का योग करना शुरू करती है, उसे क्या परिणाम प्राप्त होता है? ऑप्शन ए 11 से 96, ऑप्शन बी 12 से 96, ऑप्शन सी 13 से 31, ऑप्शन डी 12 से 76। और यह क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2016 में पूछा है। चलिए इसको अप्रोच कैसे लिया जाएगा इसको बनाने के लिए। 72 से कम सभी, तो पहला जो विषम प्राकृत संख्या 1 है, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, डॉट डॉट डॉट। 72 से कम बोला तो कहाँ तक हो जाएगा? लास्ट होगा आपका 71। ठीक है, तो 1 से लेकर 71 तक जितने टर्म आए हैं उसको क्या कर देना है? ऐड करने पे उसका क्या वैल्यू मिलेगा, यही चीज़ पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, डॉट 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 71 है। मतलब प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है n स्क्वायर होता है। जो प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है n स्क्वायर। तो सबसे पहले बात है कि ये 1 से लेकर 71 तक में आपको n का क्या वैल्यू है। n कहने का मतलब है नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कहने का मतलब है, यहाँ देखिए तो लास्ट टर्म 71 है, फर्स्ट टर्म 1 है, तो 71 माइनस 1, तो ये कितना हो गया? कितना हो गया? 70 हो गया। उसको 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि यह 2-2 के अंतराल पे चल रहा है ना, तो 35 आ जाएगा। टोटल 35 आ गया। और आप 1 को भी ना लीजिएगा उसमें, तो जो टोटल n का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, n का क्या वैल्यू हो जाएगा? 36। या एक वे ये भी है, आप 71 और 1 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 72। उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो n का वैल्यू निकल जाएगा 36। अब क्या कर देंगे? इसका स्क्वायर कर दीजिए, यहीं आ जाएगा इसका 1 से लेकर 71 तक के सबों जो विषम प्राकृत संख्याओं का जो सम है वो आ जाएगा। तो 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1296। 1296। ठीक है। या जिनको डाउट होगा इसको n निकालने में, तो देखिए तो एक वे ऐसा भी होता है, tn का क्या मतलब? tn का मतलब n टर्म, जैसे 1 पहला टर्म, 3 दूसरा टर्म, उसी तरह जो 71 है n टर्म है, तो tn इज इक्वल टू कितना है? 71। अब tn का क्या फार्मूला होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 71। a के जगह पे क्या लेंगे आप? फर्स्ट टर्म लेंगे, और ये आपको n चाहिए ही चाहिए। और d के जगह पे क्या लिख लेंगे आप? d का मतलब कॉमन डिफरेंस, मतलब 3 माइनस 1 करेंगे 2 आएगा, 5 में से 3 करेंगे 2 आएगा। मतलब वो वैल्यू जो आगे जो टर्म मिल रहा है, दोनों का जो गैपिंग हो रहा है, जैसे 3 माइनस 1 किए तो 2 आया, तो इस फर्स्ट टर्म में 2 ऐड करने पे अगला टर्म मिलेगा। फिर ये 3 आया, उसका अगला टर्म 2 ऐड करने पे मिल रहा है, तो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। अब इससे हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ चला जाएगा तो 70 हो जाएगा, और ये 2 से कट जाएगा तो 35। n का वैल्यू कितना आया इससे? 36। वही चीज़ हम निकाले। अब
प्रथम विषम प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है n स्क्वायर होता है, तो n आपको मालूम, उसका स्क्वायर कर दीजिए, टोटल सम होके आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 1296, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सिलोजिज्म से है, यदि सभी चूहे बिल्लियाँ है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए में दिया हुआ है सभी बिल्लियाँ चूहे हैं, बी में दिया कुछ चूहे बिल्लियाँ हैं, सी में दिया कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं, डी में दिया कोई बिल्ली चूहा नहीं है। और यह क्वेश्चन आरआरसी रांची ग्रुप डी परीक्षा 2013 में पूछा है। एक आपको स्टेटमेंट दिया है कि सभी जो चूहे हैं वो बिल्लियाँ है। ठीक है, इसी आधार पे आपको बताना है। पहला पढ़ते हैं, सभी बिल्लियाँ चूहे हैं। देखिए सभी जो बिल्लियाँ है उसको चूहे बोल रहा है, ये है क्या, नहीं। कुछ बिल्लियाँ चूहे अगर बोलता तो सही होता, तो ये गलत है। ठीक है, बी में आइए, कुछ चूहे बिल्लियाँ है। देखिए सभी चूहे बिल्लियाँ दिया हुआ है आपको स्टेटमेंट में, और जो बोल रहा है कुछ चूहे बिल्लियाँ हैं, तो ये पार्शियल कंक्लूजन के तहत सही है। मतलब कुछ चूहे बिल्लियाँ हैं, ये सही है, ये जो निष्कर्ष बोल रहा है सही बोल रहा है। सी में आइए, कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं। अभी हम जस्ट बताए कि कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं, ये सही होगा। कोई बिल्ली चूहा नहीं है। देखिए इस डायग्राम में मतलब कोई बिल्ली चूहा नहीं है कहने का मतलब, इसको गलती कैसे आप काटेंगे, कैसे कर देंगे, ऑलवेज निगेटिव है। निगेटिव स्टेटमेंट को बोला जाता है क्या सारी की सारी जो बिल्लियां हैं चूहे के अंतर्गत आ सकती हैं क्या, मतलब ये ऑल जो बिल्ली है चूहे के अंतर्गत आ सकती है क्या। तो आप सारी की सारी बिल्लियां को चूहे के अंतर्गत लाइएगा ना, तो स्टेटमेंट का वायोलेशन होना चालू हो जाएगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये गलत है। जो ये बात बोल रहा है कि कोई बिल्ली चूहा नहीं है, ये गलत हो रहा है। तो जो निष्कर्ष 2 सही होगा, केवल निष्कर्ष बी एवं सी सही है। आपको ऐसा जिस ऑप्शन में होगा कि केवल निष्कर्ष बी एवं सी सही है, वहीं आप आंसर करेंगे। ठीक है, जो ये स्टेटमेंट दिया था उस पर जो 4 दिया हुआ था, उसमें उसके बाद जो ऑप्शन देगा कि जिसमें निष्कर्ष बी एवं सी सही है, जिस ऑप्शन में होगा वहीं आप आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिलोजिज्म से है। कथन, सभी डी भी है, कुछ एस डी है, कोई डब्ल्यू एस नहीं है। तो निष्कर्ष 1 कुछ डब्ल्यू डी नहीं है, दूसरा निष्कर्ष कुछ भी एस है, तीसरा कुछ डी एस है। और यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2018 में पूछा है। सबसे पहले आप जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसका एक डायग्राम बना लीजिए, वेन डायग्राम। सभी के सभी जो डी हैं वो क्या है, भी है। ठीक है, सभी के सभी जो डी है वो भी है। कुछ जो एस है वो डी है। देखिए तो आप कुछ ऐसा बना सकते हैं, कुछ जो एस है वो डी है, कोई डब्ल्यू एस नहीं है। कहने का मतलब कोई डब्ल्यू जो है एस नहीं है। ठीक है, अब उस पर हम आगे बढ़ते हैं। पहला निष्कर्ष, कुछ डब्ल्यू डी नहीं है। देखिए तो कुछ डब्ल्यू डी नहीं है, ये जो बातें बोल रहा है, अगर ये कुछ डब्ल्यू डी नहीं है
अगर हम सारे W को D के अंतर्गत ला देंगे तब तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देखिए कैसे, कहने का मतलब यहाँ देखिए, अभी भी देखिए सभी D भी है, सभी के सभी D जो है भी है, कुछ S D है, कुछ S D है, कोई W S नहीं है, कोई W S नहीं है। अभी भी तो ये डायग्राम सही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो आप बोल रहे हैं कि कुछ W D नहीं है और यहाँ के सारे W D के अंतर्गत आ गए, तो सारे के सारे W तो D हो गए ना। आप बोल रहे हैं कि कुछ W D नहीं है, तो ये बातें तो गलत हो जाएंगे इस डायग्राम के अनुसार। बेसिक डायग्राम के अकॉर्डिंग तो दिख रहा है, तो जब भी निगेटिव जब दिया होता है निष्कर्ष में, तो आपको पॉसिबल डायग्राम भी देखना होता है बना के कि ये बातें सब जगह लागू हो रही हैं क्या। तो इसको गलत करने के लिए क्या, जैसे कुछ W D नहीं है बोल रहा है, तो आप देख लीजिए डायग्राम में कि सारे के सारे W को D के अंतर्गत ला सकते हैं क्या। तो हम ला कर देखें तो स्टेटमेंट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा और सारा का सारा W D के अंतर्गत आ गया। इस कारण से पॉसिबल डायग्राम में क्या हो गया, ये गलत साबित हो रहा है। तो कंक्लूजन में जो भी डायग्राम बने हर जगह सही होना चाहिए, हर जगह फॉलो होना चाहिए। बेसिक में तो ऐसा फॉलो हो रहा है, लेकिन आपको पॉसिबल डायग्राम में ऐसा नहीं फॉलो हो रहा है, इस कारण से ये गलत हो जाएगा। अब आइए, कुछ जो भी है S है, देखिए तो भी का कुछ पार्ट S कवर कर रहा है ना, तो ये बातें सही हो जाएंगी। कुछ D S है, देखिए D का भी कुछ हिस्सा कुछ का S कवर कर रहा है, तो कुछ D S है। तो जो ऑप्शन होगा इसमें केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करता है, 3 अनुसरण करता है। यह जिस ऑप्शन में होगा वहीं आप आंसर करेंगे, ठीक है। इस टाइप का हम लोग बहुत सारा निगेटिव, जो सिलोजिज्म में निगेटिव देता है वह गलती हो जाता है, तो हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस किए हैं कि कैसे इस चीज़ को हम लोग चेक करते हैं। जहाँ पे निगेटिव होता है ऑलवेज आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। निगेटिव स्टेटमेंट में एक जगह ही चेक कर लीजिए, उसके बाद आपका काम नहीं बनता। निगेटिव में आपको बेसिक में भी तो चेक करना है, और उसके बाद क्या पॉसिबल डायग्राम भी इसका तो बन रहा है, उसमें तो कहीं लागू नहीं हो रहा है, ये भी चेक करना होता है। तो ऑलवेज जहाँ निगेटिव होगा ऑलवेज उस डायग्राम पे भी आप ध्यान देंगे। तब इसको काटना कैसे है, कुछ W D नहीं है, तो अभी हम बताएं कुछ W D नहीं है, इसको काटने का सबसे बेस्ट वे क्या है, सारे के सारे जो W है D के अंतर्गत आ जाएंगे, तो ये बातें फॉल्स हो जाएगी, जो कि हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। इस कारण से ये गलत हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से। रानी और राधा विपरीत दिशाओं में चल रही थी। यदि राधा उत्तर पूर्व की ओर चल रही थी तो रानी किस दिशा की ओर चल रही थी। ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम और ऑप्शन डी उत्तर पूर्व, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्शन का जो डायग्राम है आपको दिमाग में है, तो आप आराम से इसका आंसर बिना बनाए हुए आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या बोला कि उत्तर पूर्व की ओर चल रही थी, यदि राधा उत्तर पूर्व की ओर चल रही थी, तो उत्तर पूर्व की ओर चल रही थी तो उसकी विपरीत क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। उसका विपरीत क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। जैसे एक स्टैंडर्ड डायग्राम आपको ऑलवेज हम बताते हैं, जैसे देखिए नॉर्थ साउथ NESW क्लॉकवाइज में बैठा हुआ होना चाहिए, बैठा दिए। और इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं।
इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट। तो यही था ना बात कि राधा उत्तर पूर्व इस डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर चल रही थी। तो रानी किस दिशा की ओर चल रही थी, तो उसकी विपरीत दिशा की ओर चल रही थी, मतलब यहाँ साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर चल रही होगी। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना होगा कि नॉर्थ ईस्ट के जो अपोजिट हो जाएगा ना, साउथ वेस्ट हो जाएगा। अब उसी प्रकार आप ऐसे समझ सकते हैं, ये जो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट है, ये है नॉर्थ वेस्ट है। अगर कोई बोल दे कि जैसे यहीं पे बोल देता कि नॉर्थ वेस्ट, तो इसका जो अपोजिट डायरेक्शन है क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, है ना। तो आपको ये बेसिक डायग्राम का जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने का जो बेसिक होता है वो हम बताए हैं। तो वैसे ही आप बिना बनाए आपको सीधे आपको आंसर करना था यहाँ पे साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। तो रानी किस दिशा की ओर चल रहे थे, दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है। सूर्यास्त के पहले रेलवे प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग में सचिन और अंजलि एक दूसरे से आमने सामने बात कर रहे थे। यदि अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर थी तो सचिन किस दिशा में मुंह करके खड़ा था। ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन बी दक्षिण, ऑप्शन सी पश्चिम, ऑप्शन डी पूर्व। और यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले देखिए तो यह जो समय है ना, सूर्यास्त का समय है। तो सूर्यास्त के समय में जो सन होता है वेस्ट साइड की ओर चला जाता है। तो सोर्स जो है आपका वेस्ट साइड की ओर है, सन जो है वेस्ट साइड की ओर है, ठीक है ना। तो जो शैडो बनेगा ना, तो इसके अपोजिट साइड में बनेगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे सोर्स है तो शैडो जो बनेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे शैडो बनेगा, ठीक है। अब बोला कि सचिन और अंजलि एक दूसरे से आमने सामने बात कर रहे थे। मान लीजिए दो लोग हैं, आमने सामने कुछ ऐसे ही बात कर रहे थे। अब बोला ना यदि अंजलि की छाया सचिन के बाईं ओर थी, तो एक बात बताइए, जो शैडो होगा इसका इधर साइड होगा दोनों का। लेकिन देखिए अगर मतलब शैडो दोनों का इसके, अब जिधर यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन है जो मुंह करने का उत्तर की ओर है, इसका है दक्षिण की ओर है। तो जो दक्षिण किया हुआ मुंह है ना, उसके लिए क्या हो जाएगा, देखिएगा राइट इधर लेफ्ट इधर, है ना। और जो उत्तर की ओर मुंह किया हुआ उसका क्या हो जाएगा, राइट इधर और लेफ्ट इधर, है ना। तो क्या बोला, अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर थी। तो यहाँ पे सचिन रहा होगा ना, तब ना उसकी बाईं ओर इसके छाया पड़ रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे जो है ना, इसको आप क्या कंसीडर करेंगे, सचिन, और इसको अंजलि, ठीक है। तो शैडो जो बन रहा है ना, तो अंजलि की जो शैडो है वो सचिन के बाईं ओर थी, है ना, ठीक है ना। तो इसका जो शैडो होगा इसके बाईं ओर होगा, ठीक है ना। तो आपको ऑप्शन है पहला, तो सचिन किस दिशा में मुंह करके खड़ा था, तो यही ना है सचिन किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था, साउथ की ओर मुंह करके खड़ा था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दक्षिण, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वर्टिकल सीक्वेंस से क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रश्न पूछा M O और P में सबसे छोटा कौन है।
अब उसके लिए कथन दिया हुआ है, पहला एम पी से छोटा है, दूसरा ओ पी से लंबा है। कहने का मतलब इसमें जो दिए गए कथन है, आपसे जो प्रश्न पूछ रहा है उसमें किन कथन के मदद से आप आंसर दे पाएंगे। कथन 1 से दे पाएंगे, कथन 2 से दे पाएंगे, या दोनों की ज़रूरत होगी, है ना। तो ऐसा ऑप्शन में आपको दिया रहेगा, ठीक है। ऑप्शन हम नहीं दिए हैं लेकिन आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। क्या बोला है, एम पी से छोटा है, तो वर्टिकल सीक्वेंस में कैसे बैठाते हैं, छोटा के लिए नीचे और बड़ा के लिए ऊपर। तो देखिए एम जो है पी से छोटा है, तो एम नीचे बैठेगा, पी उसके ऊपर बैठेगा, सीधी सी बात है। अब बोला दूसरा में ओ पी से लंबा है, तो ओ जो है पी से लंबा है, तो ओ यहाँ बैठेगा। तो एम ओ और पी में सबसे छोटा कौन है, एम, ठीक है। तो कैसे आप आंसर दे पाए, इस दोनों के हेल्प से न दे पाए, नहीं, आप इसके मदद से तो भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एम और पी में ही सिर्फ दिया हुआ है रिलेशन, और यहाँ तीन के बारे में पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा है, ओ के बारे में आपको जानकारी ही नहीं है। तो जब तक तीनों के बारे में जानकारी नहीं होगी, तीनों बैठेंगे नहीं, तो आप कैसे तीनों के बारे में बता सकते हैं कि उसमें सबसे छोटा कौन है कि नहीं। तो आप दोनों कथन की मदद से ना आप आंसर दे पाए, तो आंसर होगा कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त होगा आंसर देने के लिए। क्या होगा, कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं, या जिस ऑप्शन में होगा वहीं आप आंसर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यह कहना चाहेंगे कि जो लोग इस चैनल पे नए हैं या जो लोग इस वीडियो को नए देख रहे हैं, सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए कि उन लोगों को भी फ़ायदा हो। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जो क्वेश्चन है, कोई टाइप है किसी चैप्टर का, वो चीज़ आप मिस कर रहे होते हैं, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इससे दोस्तों को भी आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आज रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।